गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 2 बचपन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ जो है जिसका नाम है बचपन, इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती जी अपनी बचपन की बातें इस पाठ में बताई हैं। ये एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब होता है यादें, मतलब कि लेखिका अपनी बचपन की यादें इस पाठ में बता रही हैं। जैसे मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की तरफ ले जाऊंगी और मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ और बड़ी मौसी भी, और परिवार में सभी लोग हमें जीजी यानी कि दीदी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। लेखिका बता रही हैं कि मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी कि उम्र में सयानी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जन्म पिछली शताब्दी में, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, मतलब कि पिछले काफ़ी दिनों पहले मेरी जन्म हुई थी, मैं पैदा हुई थी, और इस समय मेरे पहनने और ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। लेखिका बता रही हैं कि अब मेरा उम्र ज़्यादा हो गया है, अब मेरे कपड़े पहनने के में काफ़ी बदलाव आ गया है, काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं। पहले मैं जब छोटी थी, मैं जब बचपन में थी, तो मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। बता रही हैं, लेखिका बता रही हैं कि पहले मैं जब बचपन में थी तो डार्क कलर का कपड़ा पहना करती थी, मतलब गाढ़े कलर का, जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब उनका मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग, मतलब कि अब गहरे रंग का कपड़ा नहीं पहनने का मन करता है उनका। अब उनका मन हल्का कपड़ा पहनना, हल्के रंग के कपड़ा पहनने का करता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका बता रही हैं कि पहले पिछले दशकों मतलब 10 वर्ष, यानी कि पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनी हैं। पहले फ्रॉक पहना करती थी, निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनते हैं। बचपन में बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल मतलब झालर। मतलब लेखिका बता रही हैं कि बचपन के कुछ फ्रॉक मुझे अब तक याद हैं।
हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक पहना करती थी, गोल कॉलर वाला और जिसके बाजू पर भी गोल कफ लगा हो, और एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक जिसके नीचे गुलाबी रंग की झालर फ्रिल यानी झालर लगी होती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बता रही हैं कि जब बचपन में, जब लेखिका जब बचपन में थी, छोटी थी, तो उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखने का चलन था और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का भी चलन था। जैसे कि पहले रिबन से ही बाल बांधा जाता था, तो वहीं बता रही हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी, 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, मतलब एक चॉकलेट कलर का और एक अंदर की जो कोटी होती थी वो प्याजी कलर की होती थी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी होती थी। दूसरा कलर था उनका ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी हुआ करती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बता रही हैं लेखिका कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग मतलब कि लंबी जुराब, यानी कि जो जूता होता है उसका लंबी लंबी जुराब यानी रस्सी जो बांधने वाला होता है, वो मोजा और स्टॉकिंग भी उनको याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका बता रही हैं कि जब वो बचपन में थी, जब वो छोटी थी, तो उनको अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे क्योंकि उसकी सख्त मनाही थी कि वो मोजे और उनको खुद धोना चाहिए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। लेखिका बता रही हैं कि इतवार की सुबह यानी संडे के दिन सुबह सुबह अपने कपड़े वगैरह धोते थे, मोजे धोते थे और अपने जूते को पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। बता रही हैं कि बचपन में मैंने अपने जूते को बहुत पॉलिश की है, इसलिए मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। बता रही हैं लेखिका कि अब नए नए डिजाइन का, नए नए मॉडल का शू यानी कि जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। मतलब कि जो पहले जूते मिलते थे उससे अब जो नए प्रकार के जूते आ रहे हैं पहले से बहुत आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मतलब कि जब नए जूते पहनते थे तो पैर में छाले पड़ना शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। लेखिका बता रही हैं कि जब वह लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कह रही हैं कि जब हम लोग जूता पहनते थे तो रुई अपने मोजे के अंदर ज़रूर लगा लेते थे क्योंकि उससे पैर में छाले जो पड़े होते हैं उन पे दबाव नहीं पड़ेगा, उनको थोड़ा आराम मिलेगा। और लेखिका बता रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था।
यानी कि जैतून का तेल और अरंडी का तेल हर शनिवार यानी कि सैटरडे को पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। लेखिका बता रही हैं कि यह काम करना बहुत मुश्किल था, हर शनिवार के दिन आयल पीना। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। बता रही हैं कि जब शनिवार का दिन आता था तो सुबह से ही उस आयल का, उस तेल का गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। वो बता रही हैं कि शीशे के छोटे गिलास हुआ करते थे जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते थे, मतलब कि कितना हमको उस आयल को पीना है उसका निशान उस गिलास पे पड़ गया था। और जिसको देखते ही मितली मतलब कि उल्टी जैसे जी होने लगता था, जी मचलने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब लेखिका कह रही हैं कि अगर हम उस शनिवारी दवा को अगर नहीं भी पिए होते तो सेहत पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं था, उसके बावजूद भी सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका बता रही हैं कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में बहुत दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि जो बचपन की दिलचस्पियाँ हैं, बचपन की जो खुशियाँ हैं वो भी काफ़ी बदल चुकी हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेखिका बता रही हैं कि जब वो छोटी थी, जब वो बचपन में थी, बचपन के दिनों में, तो उन दिनों कुछ घरों में, वो भी सभी के घर में नहीं, कुछ के घरों में ही ग्रामोफोन यानी कि गाना सुनने वाला यंत्र, गाना बजने वाला यंत्र थे। रेडियो और टेलीविज़न जैसे आज सबके घरों में है वैसे उन दिनों नहीं हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। लेखिका बता रही हैं कि जब वो छोटी थी तो उस समय आइसक्रीम की जगह कुल्फ़ी हुआ करती थी, जो कि आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसा के पहले मिला करती थी, वही लोग खाया करते थे, और उस कचौड़ी और समोसा की जगह आज पैटीज ने ले ली है, पैटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत आज क्या बन गया है, कोक और पेप्सी बदल गया है। उन दिनों कोक और पेप्सी नहीं हुआ करती थी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिम्टो मिलती थी, यानी कि उन दिनों पेप्सी नहीं मिलती थी, उन दिनों क्या मिलती थी, लेमनेड यानी कि नींबू पानी बिम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी कि लेखिका बता रही हैं कि जो बच्चे शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए उन बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां, ये मतलब रेस्तरां के नाम है, कि वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। ये बता रहे हैं कि हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, मतलब इनकी ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड यानी कि भूरे पाव लाने की ड्यूटी लगती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। मतलब बता रही हैं कि मेरा घर जो था वह शिमला मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था,
एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ने और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पे, यानी कि इनका घर गिरजा मैदान के पास था। मॉल से ऊपर चढ़ती थी तो अपने घर पहुंच जाती थी, और वहां से नीचे उतरती थी तो मॉल पे पहुंच जाती थी। मॉल मतलब यानी कि बहुत बड़ी दुकान। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी वो बता रही हैं कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू आती थी जो बहुत मन भावनी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका बता रही हैं कि हमें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। लेखिका कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे ही पास चॉकलेट का स्टॉक रहता था और मैं चॉकलेट कभी खड़े खड़े नहीं खाती, घर लौटकर शाम को साइड बोर्ड पर रख देती और रात के समय खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर के खूब मज़े से चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। बता रही हैं कि शिमला की काफल भी बहुत याद आते हैं जो खट्टे मीठे होते थे, कुछ एकदम लाल होते थे, कुछ गुलाबी और रस भरी कस्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर आते हैं। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ थी, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में डालकर खाए जाते। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। बता रही हैं लेखिका कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो जब उस समय भी मिलती थी और अब भी कहीं कहीं देखने में आ जाती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया, मतलब हाथ से ही बनाई गई उस पुड़िया का कमाल था कि नीचे से तिरछी लपेटे हुए और ऊपर इतनी चौड़ी होती थी कि आसानी से वह हथेली पे आ जाती थी। और उस समय का वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के बच्चे को बहुत आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाना मतलब कि छिड़कवाते, यानी कि पुड़िया पर तेज मसाला छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। लेखिका बता रही हैं कि उस चना जोर गरम की जो पुड़िया होती थी उस पे मसाला छिड़कवाते थे और पूरा गिरजा मैदान घूम घूम करके पुड़िया में से निकाल खाते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब एक कदम चलते थे और एक उसमें से चना मुंह में डालते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका
मिल ही जाता है। वह अपने बचपन की बात बता रही हैं कि शिमला के रिज पर बहुत हम लोग मज़े किए हैं और घोड़े की सवारी भी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी भी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। लेखिका कह रही हैं कि हम लोग पता नहीं क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी, मतलब कि बता रही हैं कि ननिहाल के जो घोड़े थे वो बहुत हिष्ट पुष्ट, बहुत स्वस्थ, बहुत ताकतवर और बहुत खूबसूरत होते थे। उनकी बात फिर कभी, यानी उनकी बात ही अलग है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका बता रही हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे देखने को मिलते थे और सामने जाखू का पहाड़, यानी कि वहाँ शिमला में, लेखिका की बचपन शिमला में बीती है, इसलिए वहाँ शिमला के जाखू पहाड़ की चर्चा की है इस पाठ में। कह रहे हैं कि सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां जब बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। गूंज मतलब उनकी आवाज़ फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। लेखिका बता रही हैं कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि शाम का समय है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते, मतलब थोड़े ही समय में बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी कि चारों तरफ लाइट जलने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, बता रही हैं कि रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, मतलब कि जैसे ही लाइट जलता था तो वहाँ की रौनक, वहाँ की दुकानों की चकाचौंध की क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल, यानी कि शोरगुल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। लेखिका यह बता रही हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके सामने शोरूम, और वहाँ शोरूम में एक शिमला कालका ट्रेन जाने वाली, शिमला और कालका जगह का नाम है, और उस ट्रेन का मॉडल बना हुआ था और इसकी पटरियों पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन दिखाई देती थी और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन था और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर में पर सुरंगें भी बनी थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। बता रही हैं कि उस समय की तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, यानी कि हवाई जहाज की आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर निकलते और दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। जैसे ऊपर हवाई जहाज एक पक्षी की तरह दिखाई देता था। अब बच्चे देखते ही देखते, बच्चों को देखते ही देखते वह गायब हो जाता था। उसकी
उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वह लेखिका बता रही हैं कि उसकी स्पीड इतनी तेज लगती थी कि हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के सामने एक और उससे ऐसी दुकान थी वहाँ जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। मतलब कि लेखिका बता रही हैं कि जहाँ मेरा पहला चश्मा बना हुआ था, वह दुकान कभी हमें नहीं भूलती। वहाँ के डॉक्टर भी नहीं भूलते। वहाँ उन दिन अंग्रेज डॉक्टर हुआ करते थे। शुरू में चश्मा लगना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब कि शुरू में चश्मा पहनना इनको अजीब टाइप का, एकदम अटपटा टाइप का लगता था। छोटे बड़े जो भी देखते थे इनके चेहरे की ओर, वो कहते थे कि आँखों में कुछ तकलीफ है क्या। इस उम्र में ऐनक, यानी कि छोटी उम्र में ही तुम चश्मा पहन रही हो। दूध पिया करो, आँख तुम्हारी कमज़ोर हो गई इसलिए तुम्हें चश्मा लग गया, इसलिए तुम दूध पिया करो ताकि आँख की रोशनी सही रहे। तो मैं क्या करती थी, लेखिका कह रही है कि मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती थी। मतलब डॉक्टर साहब कहें कि कुछ दिन पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, ज़्यादा दिन तक पहनना नहीं पड़ेगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। लेखिका कह रही हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया था, पूरा आश्वासन दिया था, पूरा विश्वास कराया था कि चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा अब तक मेरे आँखों से उतरा नहीं, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका कह रही हैं कि इस चश्मे का जिम्मेवार मैं खुद हूँ, क्योंकि दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करने से चश्मा नहीं लगेगा तो और क्या होगा। जब पहली बार लेखिका चश्मा पहनी थी तो उनके चचेरे भाई ने उन्हें बहुत छेड़ा, यानी कि वो चिढ़ा रहे थे कि देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी कि उनके चचेरे भाई जो थे वो उनको यह कहकर चिढ़ाते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब वह यह करके सुझाते थे कि आँख पर चश्मा इसलिए लगाया है कि दूर तक दिखाई दे, लेकिन इस लड़की को यह नहीं मालूम कि सूरत, यानी कि वो लंगूर के जैसी दिख रही है। मैं खीझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। वह मतलब खींचना मतलब कि थोड़ा सा गुस्सा होना कि यह बात मुझ पे क्यों दोहराया जा रहा है, मुझ पे क्यों कहा जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना मतलब कि शीशा, कांच के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मतलब कि लेखिका कह रही हैं कि जब मैं
अपने कमरे में गई तो आईने के सामने खड़ी होकर के मैं अपने को बार बार देख रही थी, कभी चश्मा पहन करके, कभी चश्मा उतार करके। कभी मेरे मन में बात है सूरत बनी लंगूर की, फिर आता नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। लेखिका बता रही हैं कि मैं अपने छोटे भाई का टोपा यानी कि टोपी उतार कर अपने सिर पे रखा है, टोपी पहनी तो कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। मतलब कि टोपी पहनने के बाद मुझे अच्छा भी लगा और एक मजाकिया मतलब कार्टून टाइप का भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका कह रही हैं कि यह तो उस शुरुआत के दिनों की बात थी, अब तो चश्मा मेरे चेहरे से एकदम घुल मिल गया है। जब कभी मैं चश्मा उतार कर रख देती हूँ तो चेहरा खाली खाली दिखने लगता है या लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कह रही हैं कि उन दिनों की अब याद आ रही है, यानी कि बचपन की याद आ रही है कि उन दिनों मैं टोपी पहन करके, काली फ्रेम वाली चश्मा पहन करके लंगूर की सूरत जैसी दिखती थी, लोग मुझे चिढ़ाते थे। और आज मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली है। अब पहले बचपन में कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। सहज सहल सुभीते मतलब कि आरामदेह वाली हिमाचली टोपियाँ। यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। इस पाठ को लेखिका ने मतलब अपनी बचपन की बातें, अपनी बचपन की यादें इसमें बताई हैं कि बचपन में उनके साथ क्या क्या कैसे कैसे बीता, बचपन उनका कैसा रहा। ठीक है, अब इसका अगला जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, इसके अब अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपका प्रश्नोत्तर दिया जाएगा। इस पाठ को आप लोग 1 से 2 बार पढ़ जाइए अच्छे से। धन्यवाद।